श्वसन। पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है, अर्थात क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, जिसका दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। ग्लूकोज 6 अणु कोशिका द्रव्य में, पायरुवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ईस्ट में ऑक्सीजन का अभाव, हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बनाते हैं एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जो 2 कार्बन अणु होते हैं जिनमें, और लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मीय अर्थात एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। क्रियाकलाप 5 किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी परख नली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली परख नली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन का नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है? किण्वन अर्थात what does carbon dioxide and their breathe out? फर्मेंटेशन। किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन तथा
क्रियाकलाप 5.4। एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरे परख नली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। नोट कीजिए कि इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें क्या दर्शाता है। निश्वास अर्थात निश्वास ब्रीद आउट। एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है अर्थात करेंसी। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस अकार्बनिक फास्फेट ऊर्जा एडीपी क्रिया करके फास्फेट फिर उसके बाद एटीपी का निर्माण होता है। आंत्ररोष्म प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतरकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण अर्थात डिफ्यूजन ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जाकर विसरण की दिशा में पर्यावरणीय अवस्थाओं में तथा पौधों की अवस्थाओं पर निर्भर करती हैं। रात में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। निष्कासन अर्थात एलिमिनेशन। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन की उपयोग करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप 5.6 एक जलशाला में मछली का अवलोकन करें। वे अपना मुंह खोलती हैं और बंद करती हैं। साथ ही आँखों के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? अर्थात माउथ एंड गिल स्लिट्स।
गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। अर्थात फास्टर होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। और अधिक जाने, तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के उपयोग में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसी बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन के मुख्य से के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहे, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। In human beings, air is taken into the body through the nostrils. नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित अर्थात फिल्टर हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा अर्थात म्यूकस होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा थ्रू द थ्रॉट अर्थात कंठ द्वारा प्रवाहित होते हुए कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। रिंग ऑफ द कार्टिलेज उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। निपतित अर्थात कोलैप्स। नासाद्वार नसल पासेज। मुख गुहा माउथ कैविटी। ग्रसनी फेरिंग्स। कंठ लैरिंग्स। श्वास नली ट्रैकिया। रिंग ऑफ कार्टिलेज ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकिया।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, श्वसनीय अर्थात ब्रोंकी, श्वसनिका अर्थात ब्रोंकियोल्स, कूपिका कोश अर्थात एल्वियोलर सैक, डायफ्राम, पसलियाँ अर्थात रिब्स, फुफ्फुस अर्थात लंग्स। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर अर्थात कैंसर ऑफ लंग्स दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों वाली संरचनाएं होती हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। सिलिया अर्थात सिलिया कहते हैं ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती हैं। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का कारण बनते हैं। फुफ्फुस अर्थात लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अलंकृत हो जाता है। इसे कूपिका कहते हैं। कूपिका अर्थात एल्वियोली। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वत्सगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लगा जाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात आरबीसी में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेंगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? वहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन।